बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहेवियर में नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ओके, तो भाई चले हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। ओरिएंटेशन, आपको ओरिएंट का मतलब ओरिएंट वो रेफ्रिजरेटर वाला नहीं है, ध्यान करना, वो कंपनी, ठीक है। ये है कि भाई उसका टर्न होना, मूव होना, कि वो बिहेवियर कैसे शो करता है, मूव कर रहा है, जहां जहां स्टिमुलस जा रही है उसी तरफ उसकी डायरेक्शन उसी से में जा रही है। बट यहाँ मतलब नॉन ओरिएंटेशन का मतलब ये होगा कि वो उस डायरेक्शनल स्टिमुलस की तरफ नहीं जाएगा, उसकी मतलब जो पर्टिकुलर मूवमेंट ना नहीं शो करेगा। ओके, यही चीज मैंने डेफिनेशन में भी लिखी हुई है, देखो कि एनिमल डू नॉट शो पर्टिकुलर मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टेमुलाई। स्टेमुलाई के रिस्पॉन्स में वो पर्टिकुलर मूवमेंट शो नहीं करते, मतलब ये कि वो डायरेक्शनल मूवमेंट शो नहीं करते। ओके, मस्ट रिमेंबर इट, ऑफ कोर्स दे शो मूवमेंट, बट दैट मूवमेंट इज नॉट डायरेक्शनल। ओके, मोर कॉम्प्लेक्स देन ओरिएंटेशन बिहेवियर। ओरिएंटेशन बिहेवियर में ये था जहां जहां सन जा रही है उसकी मूवमेंट उस साइड पे जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। दैट्स मच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हम यहाँ पढ़ेंगे रिफ्लेक्स, और दूसरा क्या है इंस्टिंक्ट बिहेवियर, ठीक है। और साथ में हम कैनेसिस भी पढ़ेंगे। These all three movements are non-directional. They do not depend upon direction. They can move in any, ठीक है, किसी तरीके का भी मूवमेंट शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हार्ड ऑब्जेक्ट को छूते हो तो पीछे हाथ खींच लेते हो, या और भी ऐसी तरीके के डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ स्टिमुलस या वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज शो करते हो। ओके, तो देखो इसकी फर्स्ट जो मतलब ये कि नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है, दैट इज रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अब आपको पता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था रिफ्लेक्सेस क्या है, कि ये इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, ठीक है, रैपिड रिस्पांस शो करते हैं, ठीक है। वही चीज मैंने कहा है कि आप हार्ड ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हो तो फौरन पीछे खींच लेते हो, ठीक है। थोड़ा एक सेकंड का भी मतलब टाइम नहीं लगता, आप फौरन खींच लेते हो, ठीक है। इसी तरीके से ब्लिंकिंग ऑफ आइज या ब्लशिंग, कभी कभी फौरन हंसी आ जाती है, तो दैट इज इनवॉलेंटरी, ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शंस है। ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू चेंजेस अकरिंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी के इनसाइड पे चेंजेस हो रही हैं या आउटसाइड चेंजेस हो रही हैं, उनका इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सेस कहलाता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सेस की एग्जांपल क्या हो सकती हैं, ठीक है। अ पार्टिकुलर फूड टचिंग द लाइनिंग ऑफ विंड पाइप विल सेट ऑफ द कफिंग, ठीक है। वही आप लोग पानी पीते हो, कभी कभी खांसी, मतलब वो मुझे उर्दू में नहीं पता उसे क्या कहते हैं, माजरत, ठीक है। तो वो फौरन खांसी या छींक जैसे टाइप आ जाती है, कफिंग आ जाती है, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, वो आपके एक्शन में नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। कभी कभी जल्दी में पानी पीते हो तो वो ऐसे कफिंग हो जाती है। ओके, तो इसमें ये है कि भाई ऐसे एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और इवन ये है कि ये क्या है, नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है। ओके, कंट्रैक्शन ऑफ पीपल इन ब्राइट लाइट, बाज़ औक़ात फौरन गाड़ी सामने आ जाती है और हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये इनवॉलेंटरी एक्शन है। ओके, नेक्स्ट है विथड्रॉल ऑफ योर हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से आप अपना हाथ पीछे फौरन खींच लेते हो तो वो भी क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन है, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, आप अपनी आईज को भी क्या कर लेते हो, ब्लिंक कर लेते हो। ओके, तो ब्लिंकिंग मतलब ये भी ऑफ कोर्स ये इनवॉलेंटरी एक्शन है, लेकिन ये आपके कंट्रोल में है। ये मतलब ऐसी रिफ्लेक्सेस है जो आपकी ब्रेन कंट्रोल कर रही है, ठीक है। मतलब ये कि अब मैं नहीं ब्लिंक कर रहा, दैट इज आई एम कंट्रोलिंग इट बाय ब्रेन, लेकिन ये जो वैसे बात कर रहा हूँ तो दैट इज कंट्रोलिंग एक्चुअली बाय, ऐसा समझे कि ये इनवॉलेंटरी है, खुद ब खुद मतलब प्रोसीजर हो रहा है, बट मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये विथड्रॉल ऑफ योर हैंड फ्रॉम ये जो ना आपकी ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आप अपने काम कर रहे होते हैं, अचानक कि आपका हाथ लग जाता है तो आप पीछे खींच लेते हैं। मेरे ख्याल से मेरा मतलब ये कि कैमरा थोड़ा ऊपर है, तो जो मैंने ये रिस्पॉन्स किया वो आप लोगों को शायद वो नेचुरली ही था, जो कि नहीं देख पाया आप लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि स्टार्टर रिफ्लेक्सेस एंड एस्केप रिफ्लेक्सेस इन इंसेक्ट्स। मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो स्मॉल डिस्टर्बेंस के नतीजे में क्या करती है कि स्टार्टर रिफ्लेक्स शो करती है। इवन अगर कोई स्ट्रॉन्ग लार्जर मतलब रिफ्लेक्सेस है तो उसके नतीजे में वो क्या करती हैं कि एस्केप रिफ्लेक्सेस भी शो करती हैं। ओके, अब
Sometime whole body of animal may be involved. देखो ये एक्चुअली पोलिकाइट्स मोलस्कन्स में इन्वॉल्व होता है कि कोई भी ऐसा रिफ्लेक्स आता है तो वो फौरन उनकी पूरी बॉडी की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है और वो फौरन किसी साइड पे हटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इट इज आल्सो इनवॉलेंट्री, और ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये हम बोले, आप लोगों ने पहले ही मैट्रिक में पढ़ा था कि रिफ्लेक्स आर्क के जरिए ये सारा प्रोसीजर मैकेनिज्म हो रहा होता है, ओके। अब नेक्स्ट जो मैंने बड़ी प्यार से यहाँ पे हेडिंग लिख के रखी है, दैट इज कैनेसिस बिहेवियर। कैनेसिस बिहेवियर क्या है कि एक्चुअली ये एक ऐसा बिहेवियर है जो नॉन डायरेक्शनल है, मतलब स्टिमुलस की तरफ डायरेक्शन शो नहीं करता, लेकिन ये अपनी एक्टिविटी को, अपनी स्पीड को क्या करता है, कभी इंक्रीज कर रहा होता है, कभी डाउन कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल मैंने डेफिनेशन तो यहाँ लिख दी है, देखो कि द सिंपल चेंज इन एक्टिविटी आर टर्निंग रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस को क्या करना है कि उसकी तरफ उसकी एक्टिविटी को बढ़ना है, या मतलब एक्टिविटी का बढ़ना या डाउन होना। फॉर एग्जांपल मैं बात कर दूं, अगर इन्वायरमेंट ड्राई है तो इसकी एक्टिविटी स्पीड अप हो जाती है, मतलब तेजी से वर्क करने लगती है, तेजी से मतलब अपने फंक्शंस परफॉर्म करने लगती है। लेकिन जैसे ही मतलब उस इंसेक्ट यानी वुड लाउस की बात कर लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि वुड लॉस की बात कर लो आप, अगर मतलब ये कि ड्राई या ह्यूमिड रीजन है तो उससे क्या होगा कि इसका जो एक्टिविटी है या जो इसकी फंक्शंस है वो क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती है, मतलब स्लो परफॉर्म करता है। ह्यूमिडिटी रीजन में या ह्यूमिडिटी की बात कर लें, सॉरी अजान की वजह से रुकना पड़ गया, तो चले फर्दर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ओके। देखो इंस्टिंक्ट बिहेवियर, इंस्टिंक्ट बिहेवियर अब ऐसा बिहेवियर है कि एन इनहेरिटेड बिहेवियर दैट डज नॉट रिक्वायर लर्निंग और प्रैक्टिस। एक ऐसा बिहेवियर है जिसको लर्निंग नहीं चाहिए, उसको प्रैक्टिस नहीं चाहिए अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। भाई होता क्या है कि दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ठीक है। ऐसा समझो वो उनके दिमाग में सेट होता है बिल्कुल कि भाई इस ये काम तो होना ही है, ठीक है, कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होती हैं और वो उनको प्रैक्टिस या लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे बिहेवियर्स को हम किसका नाम देते हैं, इंस्टिंक्ट बिहेवियर या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ओके। कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स ऑफ रिस्पॉन्सेज बिकॉज ऑफ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ठीक है। मतलब ये कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन होता है, इस वजह से ये एक्शंस फिक्स्ड होती हैं, मतलब इनका होना तय है, ठीक है। अब complex behavior because of whole body of organism is involved in it, कि भाई because these are complex, why, because the whole body of organism is involved in it। इसमें क्या करता है कि organism एक प्रॉपर मूवमेंट शो करता है। इस चीज को हम यहाँ पे एग्जांपल में माइग्रेशन ऑफ साल्मोन में डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें यही होता है। क्या होता है भाई कि भाई सालमोन है वो अपनी सारी जिंदगी यानी उसकी जो लाइफ है वो दो हैबिटाट पे मुश्तमिल होती है। अब उसमें से एक हैबिटाट है फ्रेश वाटर और दूसरा कौन सा है, सी वाटर यानी मेराइन, ठीक है। मेराइन वाटर या साल्ट वाटर की बात कर लें। एक्चुअली होता यह है कि जो स्पानिंग है, स्पानिंग क्या होता है कि जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स वाटर मतलब वाटर में स्पर्म भी ले करते हैं, एग भी रिलीज करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम किसका नाम देते हैं, स्पानिंग का नाम देते हैं। मैंने यहाँ स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैंने बोर्ड करके रखा है, ठीक है, कि स्पानिंग उधर होता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, एक्चुअली स्पानिंग होती है फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में अपनी जो भी मतलब सॉल्मोन है वो अपनी इनिशियल लाइफ को गुजारता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, माइग्रेट करता है, दोबारा साल्ट वाटर की तरफ आता है। जैसे ही मतलब उधर ही अपना लाइफ गुजारता है और उसमें एडल्ट स्टेज पे पहुंचता है और सेक्सुअल मेच्योरिटी गेन करता है, ठीक है। तो जैसे ही सेक्सुअल मेच्योरिटी गेन करता है तो उसके बाद दोबारा वो माइग्रेट करता है। अच्छा, उसको किसी ने नहीं बताया होता भाई आपने वहां जाके रिप्रोडक्शन करनी है। दैट इज फिट इन हिज in its mind that you have to travel, you have to migrate from salt water to the fresh water, and there you have to lay eggs, okay। अच्छा ये होता है कि जब वो वहां जाते हैं तो उसके बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। दैट्स वेरी सैड। अगर किसी को पता हो ना कि आप वहां जाके मरने जा रहे हो तो ठीक है, दैट्स वेरी टफ टू से, ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि उनके बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, एग ले करते हैं, मतलब वहां जाके एग ले करने के बाद या स्पर्म ले करने के बाद वो मर जाते हैं। मरने के बाद उनके दोबारा ऑफस्प्रिंग, उनके दोबारा स्पीशीज प्रोड्यूस होते हैं। यही मैकेनिज्म चलता रहता है। अब उनके ऑफस्प्रिंग को कोई नहीं सिखाता कि भाई आपने ऐसा करना है, अच्छा ऐसा वैसा करना है, नहीं।
all this information is programmed, is coded in their mind. ओके तो चलिए इसकी एग्जांपल को मैंने वैसे बहुत बड़ी लिखी हुई थी, मैंने छोटा करके लिख दिया सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए। भाई मैं रहने दो यार, ठीक है। Salmon spends its life in two different habitats, दो different habitat में अपनी लाइफ गुजारता है। one of them is the fresh water and other one is the salt water, ठीक है। salt water में अपनी लाइफ साइकिल गुजारता है। ओके अब स्पॉनिंग अकर इन फ्रेश वाटर की जो स्पॉनिंग है वो कहाँ अकर हो रही है, फ्रेश वाटर में अकर हो रही है। एंड ऑर्गेनिज्म डाई, ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस देयर, मतलब अब जैसे मतलब स्पॉनिंग होती है, स्पॉनिंग के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो जाती हैं, और आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होती हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो उधर ही गुजारते हैं इन फ्रेश वाटर, ठीक है। एंड देन दे ट्रेवल टू द साल्ट वाटर, और फिर वो किसकी तरफ मूव करते हैं, साल्ट वाटर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आफ्टर रीचिंग दिस मतलब साल्ट वाटर में वहां पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा इनकी मतलब ये वो एडल्ट स्टेज गेन करते हैं, क्या स्टेज गेन करते हैं, एडल्ट स्टेज गेन करते हैं, और वो 6 माह से लेकर 7 years तक हो सकती है। ओके ये अब नेक्स्ट क्या चीज है, आफ्टर रीचिंग द सेक्सुअल मेच्योरिटी रीच करने के बाद वो कहाँ मूव करते हैं, दे अगेन ट्रेवल टू द फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं। और अच्छा एक और चीज है कि वो इस सारे मैकेनिज्म के दौरान, इस सारे प्रोसीजर के दौरान वो कोई फीडिंग नहीं करते, और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का सफर तय करते हैं, और इस वजह से वो क्या होते हैं कि रास्ते में मर भी जाते हैं, बहुत कम ही पहुंच जाते हैं, मंजिल मकसूद तक पहुंच पाते हैं। ओके तो और इवन ये है कि इस दौरान वो फीडिंग नहीं करते हैं और बहुत सारे मर भी जाते हैं, और इसी वजह से मैंने कहा था कि रिप्रोडक्शन से पहले भी मतलब ये रिप्रोडक्शन करने के बाद वो मर जाते हैं और उनके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, वो फर्दर इस रिएक्शन को, इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। ओके तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इवन आपको कोई एग्जांपल मिल रहा हो तो वो भी शेयर कर दिया करें, ताकि मुझे और आपके दूसरे दोस्तों तक, बहनों तक, भाइयों तक वो मतलब कमेंट, वो आपकी एग्जांपल पहुंच जाए। ओके तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज।